कुछ नई इमारतों ने लखनऊ की शान में बेइंतहा इजाफा भी किया है। सन 1914 में बनकर तैयार हुआ लखनऊ का मशहूर चारबाग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लखनऊ के राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान में कोरोना वैक्सीनेशन के चल रहे ड्राई रन का किया निरीक्षण। कहा, भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप ही होगा वैक्सीन का वितरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोच्चि मंगलुरु में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का राष्ट्र के नाम किया समर्पित। सरकार ने वन नेशन वन गैस ग्रिड की तरफ बढ़ाया कदम। टॉयकैथॉन 2021 मंगलवार को दिल्ली में हुआ लॉन्च। इस उद्योग के लोकल से ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न साकार करने में होगी महत्वपूर्ण भूमिका। और प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर ने बलिया के कार्यक्रम में घोषणा की कि सरकार जल्द ही पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित 27% आरक्षण को पिछड़ा, अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा 3 भागों में कर सकती है विभाजित। नमस्कार, मैं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से, जिसमें सबसे पहले बात मुख्यमंत्री के वैक्सीनेशन ड्राई रन की। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने लोक भवन में प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए बताया कि वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर पूरे प्रदेश में ड्राई रन चलाया गया है। उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन का निरीक्षण किया है। इसके पूर्व लखनऊ में 6 स्थानों पर ड्राई रन चलाया गया था। अपर मुख्य सचिव सूचना ने बताया है कि वैक्सीनेशन करने में भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। भारत सरकार ने वैक्सीनेशन का जो क्रम तय किया है उसी क्रम में वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन के क्रम को किसी भी प्रकार नहीं परिवर्तित किया जाएगा। कोविड वैक्सीन भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार ही चरणबद्ध तरीके से लोगों को लगाई जाएगी। प्रदेश सरकार वैक्सीनेशन को लेकर बहुत गंभीर है और पिछले कुछ दिनों से वैक्सीनेशन की लगाने की जो प्रक्रियाएं हैं उनकी तैयारियों की समीक्षा हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा कर रहे थे। कुछ दिन पहले लखनऊ में ड्राई रन कराया गया था प्रयोग के रूप पे। पूरे प्रदेश में ड्राई रन कराया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जाकर ये ड्राई रन का पूरी अपनी प्रक्रिया स्वयं देखी, प्रत्येक प्रक्रिया का अवलोकन किया और उन्होंने जानकारी ली कि ये वैक्सीन लगाने की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से करी जाएगी ताकि उसमें कोई कमी ना छूटे। उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि वैक्सीनेशन करने में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए प्रोटोकॉल का पालन होगा और जो क्रम भारत सरकार ने तय किया है, जिस क्रम में वैक्सीनेशन होगा, जिस क्रम में वैक्सीन लगेगी, उस क्रम को किसी भी हालत में किसी के भी दबाव में उसको बदला नहीं जाएगा। जैसा उसमें प्रथम चरण में हेल्थ सर्विसेज के जो लोग हैं और आवश्यक सेवाओं के जो लोग हैं उनको लगेगी और उसके बाद फिर 50 साल से ऊपर वाले जो लोग हैं उनको लगेगी। तो ये दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया को लेकर गंभीर हैं और इसका वो निरंतर अनुश्रवण कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक मात्रा में जनसंख्या को कवर इससे कर लिया जाए। देश भर में नया साल यानी 2021 कोरोना के खिलाफ टीकाकरण की खुशखबरी लेकर आया है। 2 टीकों को मिली मंजूरी की दुनिया में सराहना हो रही है, लेकिन जो भी आशंकाएं देश में विभिन्न पक्षों द्वारा उठाई जा रही थी उन्हें लेकर मंगलवार को सरकार ने प्रेस वार्ता कर सारी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। नियमों के तहत वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर ही ये 2 वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने भी मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है। देश के लोग जिस कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं उसकी आपातकालीन मंजूरी मिल चुकी है और अब तैयारी हो रही है इसको लोगों तक पहुंचाने की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सोमवार को कह चुके हैं कि जल्द ही देश में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि जिस दिन आपातकाल मंजूरी मिली है उसके 10 दिन के भीतर टीकाकरण शुरू हो सकता है। हमने ये कहा है कि जिस भी दिन वैक्सीन को ये एक्सेलरेटेड अप्रूवल मिलता है, जो कि 2 तारीख की SEC की बैठक में रिकमेंड किया गया और 3 तारीख को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने इसकी घोषणा की, उसके 10 दिन के भीतर हमारी तैयारी रोल आउट करने की है। अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाना है। सरकार का कहना है कि टीकाकरण के लिए पूरी तैयारी है और उसकी प्रक्रिया तैयार है। इस काम में कोविन ऐप की मदद ली जाएगी। हालांकि हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट वर्कर्स को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। इसमें सेशन एलोकेशन हो सकता है, आधार ऑथेंटिकेशन हो सकता है और इसमें यूनिक हेल्थ ID का क्रिएशन हो सकता है, AEFI की रिपोर्टिंग हो सकती है। 12 भाषाओं में ये आपके फोन पर SMS भेजने की सुविधा रखता है। QR कोड आधारित वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ये जनरेट करेगा और आपको भेजेगा यदि आपने दोनों डोजेज लगवा ली हों। टू ट्रबल शूट देयर प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज वी वुड हैव अ 24/7 हेल्पलाइन which will be addressing these issues. In addition, हमने एक गौरतलब है कि 2 दिन पहले भारत सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। कोविशील्ड को बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक ने संयुक्त बयान जारी करके साथ मिलकर काम करने का संकल्प जताया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला और भारत बायोटेक के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा इला की ओर से जारी बयान में दोनों ने कोरोना वैक्सीन को बनाने, उसके उत्पादन और भारत और दुनिया भर में वितरण के लिए अपनी संयुक्त इच्छा जताई है। दोनों ही संस्थानों का मानना है कि इस वक्त भारत और दुनिया के लोगों की जान बचाना बड़ा लक्ष्य है। बयान में दोनों ने कहा है कि वैक्सीन पूरी दुनिया के स्वास्थ्य के लिए है और उनके पास लोगों की जान बचाने, अर्थव्यवस्था को जल्द से जल्द सामान्य हालात में लाने के काम को तेज करने की क्षमता है। अब जबकि भारत में कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति मिल गई है, तो सारा ध्यान इसके उत्पादन, आपूर्ति और वितरण पर है, ताकि जिन लोगों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है उन्हें उच्च गुणवत्ता की सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन मिल सके। हम दोनों कंपनियां इस काम में लगी हैं और हम आसानी से वैक्सीन के टीकाकरण को सुनिश्चित करने को देश और दुनिया के प्रति अपना कर्तव्य समझते हैं। हम दोनों कंपनियां कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के अपनी योजना के मुताबिक काम करते रहेंगे। दोनों कंपनियां एक दूसरे के कामों का सम्मान करती हैं और पिछले हफ्ते हुई संवाद में गड़बड़ी और गलतफहमी को पीछे छोड़ना चाहते हैं। हम देश के लोगों और देश के लिए वैक्सीन के महत्व के बारे में पूरी तरह से जानते हैं। हम अपने कोविड-19 टीकों के लिए वैश्विक पहुंच प्रदान करने के लिए संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। भारत बायोटेक की वैक्सीन को मिली मंजूरी पर उठे सवालों पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि नियमों के तहत और बीमारी की गंभीरता को देखते हुए आपात स्थिति में वैक्सीन इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। साथ ही चौथी वैक्सीन भी है जो फेज 3 ट्रायल में है, उसे DNA प्लेटफॉर्म पर विकसित किया जा रहा है, जो देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। In granting this permission and authorization, all scientific and statutory requirements have been met. Have no doubt that scientific criteria has been met and the regulatory norms have been followed. Our 4th vaccine has now moved into phase 3 trial, and that is again India vaccine, as you know, on a very difficult and a new and a novel platform, the DNA platform. I think that's one news that you should all celebrate. उधर भारत की वैक्सीन की दुनिया भर में सराहना हो रही है। माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने पीएम मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, जिस समय में पूरी दुनिया कोरोना वायरस से निपटने की कोशिशें कर रही है, इस दौरान साइंटिफिक इनोवेशन और वैक्सीन उत्पादन क्षमता में भारत के नेतृत्व को देखकर खुशी महसूस होती है। इस बीच मंगलवार को उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के 6 स्थानों पर कोरोना टीकाकरण का ड्राई रन किया गया। हर जिले के 6 स्थानों में से 3 शहरी और 3 स्थान ग्रामीण क्षेत्रों में ड्राई रन हुआ। पूर्वाभ्यास में यह देखा जा रहा है कि जब हम वास्तविक वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ करेंगे तो हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, उन सभी चीज़ों को आज पूर्वाभ्यास के माध्यम से देख करके और जो भी उसमें गैप्स पाए जाएंगे उन सब को एड्रेस कर लिया जाएगा। वहीं देश भर में स्कूल खोलने की तैयारी भी चल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि ऐसे हालात में पहले टीचर्स और उनके परिवारों को वैक्सीन देनी होगी। जहां तक बच्चों की बात है, कोवैक्सीन के ट्रायल में 12 से 18 साल के बच्चों को भी शामिल किया गया है। ट्रायल के नतीजे आने के बाद ही उस पर आगे कोई चर्चा होगी।
एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड, इस सोच को साकार करने के लिए देश में काफी काम हो रहा है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कहने को ये सिर्फ एक पाइपलाइन है, लेकिन दोनों राज्यों के विकास को गति देने में और लाखों लोगों का जीवन आसान बनाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित किया तो देश ने एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड के निर्माण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ा दिया। 450 किलोमीटर लंबे इस पाइपलाइन का निर्माण गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है और इसकी परिवहन क्षमता 12 मिलियन मीट्रिक मानक क्यूबिक मीटर प्रतिदिन है। ये पाइपलाइन केरल के कोच्चि स्थित LNG के पुनर्गैसीकरण टर्मिनल से एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिले होते हुए मंगलुरु तक प्राकृतिक गैस ले जाएगी। पीएम ने कहा कि ये पाइपलाइन इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण है कि विकास को प्राथमिकता देते हुए सभी मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। ये प्रोजेक्ट से जुड़े लोग जानते हैं कि इंजीनियरिंग के लिहाज से इसे पूरा करना कितना मुश्किल था। प्रोजेक्ट में कई दिक्कतें भी आई, लेकिन हमारे श्रमिकों, हमारे इंजीनियरों, हमारे किसानों और राज्य सरकारों के सहयोग से ये पाइपलाइन पूरी हुई। कहने को ये सिर्फ एक पाइपलाइन है, लेकिन दोनों राज्यों के विकास को गति देने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। पीएम ने पाइपलाइन के फायदे गिनाते हुए कहा कि ये पाइपलाइन दोनों राज्यों में लाखों लोगों का जीवन आसान बनाएगी। ये पाइपलाइन दोनों ही राज्यों के गरीब, मध्यम वर्ग और उद्यमियों का खर्च कम करेगी। साथ ही ये अनेक शहरों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एक माध्यम बनेगी। पाइपलाइन अनेक शहरों में CNG आधारित ट्रांसपोर्ट सिस्टम को विकसित करने का आधार बनेगी। पाइपलाइन मंगलुरु केमिकल और फर्टिलाइजर प्लांट को ऊर्जा देगी और कम खर्च में खाद बनाने में मदद करेगी। किसान को मदद करेगी। इससे मंगलुरु रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल को स्वच्छ ईंधन मिलेगा। पाइपलाइन दोनों ही राज्यों में प्रदूषण कम करने में बड़ी भूमिका निभाएगी। प्रदूषण कम होने का सीधा असर पर्यावरण पर पड़ेगा। पर्यावरण बेहतर होने से लोगों की सेहत भी अच्छी रहेगी और बीमारी पर होने वाला उनका खर्च भी कम होगा। जब प्रदूषण कम होगा तो पर्यटन भी बढ़ेगा। पाइपलाइन के शुरू होने के बाद रोजगार और स्वरोजगार तेजी से विकसित होगा। इस पाइपलाइन का एक और बड़ा लाभ पूरे देश को होगा। जब ये पाइपलाइन पूरी क्षमता से काम करना शुरू कर देगी तो देश की हजारों करोड़ की विदेशी मुद्रा खर्च, ये खर्च बच जाएगा। भारत COP21 के लक्ष्यों को लेकर जिस गंभीरता से काम कर रहा है, ये प्रयास हमें उसमें भी मदद करेंगे। पीएम ने कहा कि सरकार CNG, PNG और LPG कनेक्शन पर बहुत तेजी से काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे देश में गैस आधारित अर्थव्यवस्था पर सरकार तेजी से काम कर रही है और इसके लिए गैस और तेल क्षेत्र में बहुत सुधार किए गए हैं। We plan to achieve one nation, one gas grid. We also want to shift to gas-based economy. The use of natural gas has several environmental benefits. The government is taking policy initiative to increase the share of natural gas in India's energy basket from 6% to 15%. Crores of rupees would be invested in the oil and gas sector in this decade itself. प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अभी से तैयारी कर रही है। हर देशवासी को पर्याप्त, सस्ता, प्रदूषण रहित ईंधन मिले, बिजली मिले, इसके लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। पीएम ने कहा कि समुद्र तटीय क्षेत्रों में ब्लू इकोनॉमी के विकास के लिए एक व्यापक योजना पर काम हो रहा है, क्योंकि ब्लू इकोनॉमी आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा स्रोत बनने वाला है। पीएम ने कहा कि समुद्री किनारे पर बसी एक बड़ी आबादी किसानों और मछुआरे की है, इसलिए पूरे तटीय इकोसिस्टम की सुरक्षा और समृद्धि बहुत जरूरी है। बीते सालों में इसके लिए अनेक सार्थक कदम भी उठाए गए हैं।
बात अगर भारत देश की परंपराओं की जाए तो भारत देश की परंपराएं आज भी जीवित हैं। इसकी झलक खिलौनों के क्षेत्र में भी देखने को मिलती है। इस उद्योग के लोकल से ग्लोबल से आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न साकार करने में अहम भूमिका हो सकती है, अगर आज के दौर की मांग के साथ उसे जोड़ा जाए। इसे देखते हुए दिल्ली में मंगलवार को ट्रायकैथॉन 2021 लॉन्च किया गया। इसके तहत 2 कैटेगरी ऑनलाइन और वास्तविक खिलौनों के लिए कॉन्सेप्ट मांगे गए हैं। इसके लिए समय सीमा 20 जनवरी तक की है। चयनित प्रतिभागियों को 50 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि भी दी जाएगी। खिलौना उद्योग एक ऐसा सेक्टर है जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। घरेलू उद्योग के साथ साथ दुनिया भर में खिलौने और गेमिंग का बड़ा बाजार मौजूद है। देश में खिलौनों की मांग का महज 20% ही स्थानीय स्तर पर पूरा हो पाता है। ऐसे समय में जब मोदी सरकार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है, खिलौना उद्योग को भी स्वावलंबी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस दिशा में अहम कदम के तहत दिल्ली में मंगलवार को टॉयकैथॉन 2021 लॉन्च किया गया। इसके तहत 2 कैटेगरी ऑनलाइन और वास्तविक खिलौने के लिए कॉन्सेप्ट मांगे गए हैं। इसके तहत थीम बेस्ड खिलौनों को बढ़ावा देने के साथ ही 3 स्तर पर नए सुझावों को आगे बढ़ावा दिया जाएगा। प्रतिभागी अपने नव विचारों को 20 जनवरी तक सामने रख सकते हैं। चयनित प्रतिभागियों को 50 लाख रुपए तक पुरस्कार राशि भी दी जाएगी। I welcome this initiative of 6 agencies, departments of Government of India for the launch of the Toykathon. For the first time in the history of our country, we shall see participation of school students along with students from higher educational institutions with regards to needs of the MSME industry in our country, needs that stem from innovation, needs that stem from new design concepts, needs that complement the cultural ethos in which the Indian toy industry hopes to be steeped in. देश के इतिहास में पहली बार खिलौना बनाने की प्रक्रिया में नए विचारों और कॉन्सेप्ट में उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ साथ स्कूल के बच्चों को भी शामिल किया गया है। उद्देश्य है कि 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत में स्वदेशी खिलौना उद्योग की भी अहम भागीदारी रहे। ज्ञान और ज्ञान के साथ किस तरीके से उन खिलौनों के माध्यम से हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं, लाखों लोग उससे जुड़ सकते हैं। वो स्थान स्थान पर अभी मैं देख रहा हूं कि विभिन्न प्रदेशों में ऐसी चीजें हैं जिसको यदि हम पूरे देश के अंदर लेकर के जाएंगे तो लोगों को गर्व भी महसूस होगा, देश के बारे में भी जानेंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत के से भी जुड़ेंगे। तो इसलिए आज का जो हैकाथॉन है, ये हैकाथॉन कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि जो देश के प्रधानमंत्री जी का मन है कि ये पूरी दुनिया में हम जो ये 7 लाख करोड़ का जो मार्केट है पूरी दुनिया का, और भारत के अंदर प्रतिभा भी है और जुनून भी है और संकल्प भी है और परिस्थितियां भी इस समय हैं। गौरतलब है कि देश भर में उच्च गुणवत्ता वाले खिलौनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर भी विकसित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही गुजरात में गांधीनगर में चिल्ड्रन विश्वविद्यालय बनाई जा रही है। मोदी सरकार दरअसल खिलौना उद्योग को न केवल दुनिया के मुकाबले प्रतिस्पर्धी बनाना चाहती है, बल्कि भारतीय संस्कृति के लिहाज से खिलौनों के निर्माण के साथ स्थानीय कारीगरों को रोजगार भी मुहैया कराया जा सकेगा। नए संसद भवन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की हरी झंडी दे दी है। इस परियोजना के निर्माण को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। सरकार ने अदालत के इस फैसले का स्वागत किया है। मंगलवार को शीर्ष न्यायालय ने सरकार के महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर मुहर लगा दिया। इससे नए संसद भवन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया। सेंट्रल दिल्ली को नई शक्ल देने वाले इस प्रोजेक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनमें लुटियंस जोन में निर्माण का विरोध करते हुए कई तरह के नियमों के उल्लंघन के आरोप भी लगाए गए थे। सरकार ने बहुमत से फैसला सुनाते हुए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के खिलाफ इन आपत्तियों को खारिज कर दिया। We had full faith in the wisdom of the Honorable Supreme Court, and we were, fully satisfied that the court heard the matter at length. All the pleadings were completed. पिछली सुनवाई में अदालत ने कहा था कि केंद्र सरकार सेंट्रल विस्टा परियोजना की आधारशिला रख सकती है, लेकिन कोई निर्माण कार्य नहीं कर सकती। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। सरकार ने अदालत के इस फैसले का स्वागत किया है। Gives us the clearance to move ahead with this project. The Honorable Supreme Court has made some suggestions and some we will comply with all of them.
My position on this all along has been that we will go strictly according to the rule book. I think there is a bit of confused thinking and selective amnesia. Many of the people who are questioning the project now, you use the word allegation, not an allegation. I think they're speaking out of turn. They were demanding a new parliament when they were in power. सरकार के इस महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का सितंबर 2019 में ऐलान किया गया था। इसमें नया संसद भवन भी शामिल है, जिसका निर्माण अगस्त 2022 तक किया जाना है, जब भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। संसद भवन की नई इमारत आत्मनिर्भर भारत की बुनियादी सोच का दर्पण होगी। नई लोकसभा मौजूदा आकार से 3 गुना बड़ी होगी और राज्यसभा के आकार में भी वृद्धि की गई है। संयुक्त अधिवेशन में 1200 से अधिक सांसदों के बैठने की क्षमता होगी। नए संसद भवन के निर्माण में हरित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होगा और पर्यावरण अनुकूल कार्यशैली को भी बढ़ावा दिया जाएगा। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर ने बलिया में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार जल्द ही पिछड़े वर्ग के आरक्षण को 3 भागों में विभाजित करने जा रही है। उन्होंने कहा 27% जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण है उसको पिछड़ा, अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा में सरकार जल्द ही बांटने जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित 27% पदों में से 67.5% आरक्षण लाभ एक जाति विशेष को मिला था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नोएडा के सेक्टर 30 स्थित चाइल्ड पीजीआई समेत 6 केंद्रों में कोरोना वैक्सीन के लिए ड्राई रन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। वैक्सीन लगाने का पूर्वाभ्यास 3 चरणों में किया जाना है। वैक्सीन का ड्राई रन सबसे पहले स्टाफ नर्स श्वेता राय पर हुआ। स्टाफ नर्स की प्रथम चरण में आईडी कार्ड से पहचान, दूसरे में वैक्सीनेशन, तीसरे में पूरी ऑब्जर्वेशन प्रक्रिया होती है। ड्राई रन के लिए चाइल्ड पीजीआई 2 केंद्र बने हैं। इसमें प्रत्येक केंद्र पर 25-25 कर्मचारियों पर पूर्वाभ्यास किया गया है। डीएम सुहास एलवाई ने और सीएमओ डॉक्टर दीपक ओहरी की देखरेख में इस ड्राई रन की शुरुआत सेक्टर 30 स्थित चाइल्ड पीजीआई से की गई है। इसके लिए जिले में 300 कर्मचारियों के साथ ड्राई रन यानी पूर्वाभ्यास किया गया है। आप देख सकते हैं आज जनपद गौतम बुद्ध नगर में 6 जगह, 3 अर्बन और 3 रूरल हॉस्पिटल्स में वैक्सीनेशन की ड्राई रन चल रही है। चाइल्ड पीजीआई में इस वक्त हम खड़े हैं, जहां आप वैक्सीनेटर 1 से लेकर वैक्सीनेटर 6 तक लगातार स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी सीएमओ साहब के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। हमारा जो प्रथम चरण में 22,600 लोग जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है, जो गवर्नमेंट के भी है, प्राइवेट के भी हैं, उनका नाम डेटाबेस में पहले से ही फीड है। तो जो लिस्टेड है, जो उसमें स्केड्यूलिंग रहेगी, जिनको पहले से स्केड्यूल किया जाएगा तो वो लोग मौजूद रहेंगे। जब उनका नाम सत्यापित हो जाएगा, वैक्सीनेटर जो हमारे बगल में खड़े हैं, कोल्ड चेन में वैक्सीन रहेगी। टीका लगाने के बाद उनको ऑब्जर्वेशन एरिया में भिजवाया जाएगा। ऑब्जर्वेशन एरिया में आधे घंटे तक उनको ऑब्जर्व करने के लिए एक कर्मचारी को नियुक्त किया गया है। उसके बाद उनको वापस जाने दिया जाएगा। मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट से प्रभावित होकर लाला शारदा प्रसाद शकुंतला देवी मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा छावनी स्थित गांधी बाग में ओपन जिम और बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण करवाया गया है, जिसका शुभारंभ सांसद राजेंद्र अग्रवाल, ब्रिगेडियर अर्जुन सिंह राठौर, छावनी परिषद के उपाध्यक्ष विपिन सोढ़ी ने किया। कार्यक्रम में सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि कोविड-19 जैसी महामारी में फिट इंडिया मूवमेंट का महत्व और बढ़ जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही स्वयं के उदाहरण देते हुए अत्यंत संवेदनशील भी है, अत्यंत सक्रिय भी हैं वो, और खुद वो अपने वीडियो व्यायाम करते हुए कि डालते हैं, इसलिए कि लोग देखें, समझे, प्रेरणा प्राप्त करें। और आज के माहौल में जबकि कोरोना से पूरा विश्व ग्रस्त है, 1 साल लगभग हो रहा है, ये फिट इंडिया मूवमेंट का अर्थ समझ में आता है कि कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुल मिलाकर के इम्यूनिटी का अर्थ ही अपनी फिटनेस से है। और इस ओपन जिम का उपयोग करें, फिट रहें लोग, बैडमिंटन खेलें, लेकिन कुल मिलाकर के शरीर का फिट रहे, यही ऐसे सारे कार्य का उद्देश्य है। धीरे जी हर चीज़ की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री का आह्वान था कि फिट इंडिया के लिए वो करें। अब चूंकि वो शौचालय वगैरह का काम पूरा हो चुका है, तो अब मैंने इस तरफ ध्यान दिया है। देखिए कितना होता है, ये पहला प्रोजेक्ट है मेरा। आपने बिल्कुल सही
वाकई से इस बात को जोड़ा है। और मेरे हिसाब से जिस तरह का इन्होंने जो सौगात और जो गिफ्ट मेरठ कैंट के लिए और मेरठ कैंट के निवासियों के लिए दी है, न सिर्फ प्रशंसा के एक्चुअली हकदार हैं, पर धन्यवाद के भी हैं कि ये सिर्फ ऐसी सौगात और ऐसी उपहार है जो कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभकारी है। विश्व का सबसे बड़ा माघ मेला, जिसमें देश और प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी और क्षेत्रफल समाहित होता है, वो मकर संक्रांति पर्व से प्रारंभ होने जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए सभी सुविधाओं से पूर्ण इस बार का माघ मेले की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। तीर्थराज प्रयाग में शुरू होने जा रहे मेले की शासन और प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी ने बताया है कि इस बार मेले को 5 सेक्टरों में बांटा गया है। आवागमन के लिए 5 पांटून पुल बनाए गए हैं। 3 पुल शुरू हो चुके हैं, 2 पुल 7 तारीख से शुरू हो जाएंगे। स्नान घाटों का विस्तार किया गया है। सभी जगह चकल्ड प्लेट के माध्यम से सड़कों का विस्तार किया गया है। लाइट की पूरी व्यवस्था लगभग कर ली गई है। स्वास्थ्य को लेकर कोविड-19 को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीमों को लगाया गया है। आने वाले श्रद्धालु अपनी नेगेटिव जांच रिपोर्ट लेकर आएंगे। यहां भी कोविड की जांच की जाएगी। जल पुलिस, बम निरोधक दस्ते, गोताखोर, पीएसी जवान सभी को लगा दिया गया है और सभी की कोविड जांच भी करा ली गई है। देखिए, पूरा माघ मेला क्षेत्र का जो प्रवेश द्वार है, यहाँ पे 16 प्रवेश द्वार हैं। उन सब पे हमारी एकदम चौकस और चौकन्ना व्यवस्था है। और इस बार चूंकि कोविड को लेकर के हम लोग को पूरी सतर्कता बरतनी है, तो इसलिए 16 द्वार पे जो चिकित्सा विभाग है उसकी टीमें शिफ्ट वार लगाई जा रही हैं और उनकी सुरक्षा और सहयोग के लिए पुलिस टीम भी लगाई जा रही है। हाँ, स्वास्थ्य को लेकर इस बार कोविड-19 को लेकर के काफ़ी मशक्कत की गई है। इसमें मैं बताना चाहूँगा, सीएमओ साहब से भी कई राउंड की वार्ता हुई है और उन ने एक कोविड टास्क फोर्स का भी गठन किया है। हम लोग डिफरेंट एंट्री पॉइंट्स, जो चेक पॉइंट्स हैं, वहाँ पर हम लोग कोविड टास्क फोर्स से सभी लोगों का थर्मल स्कैनिंग ये सब सुनिश्चित करा जाएगा। इसके अलावा कोविड हेल्थ केयर कार्ड भी बनाया जा रहा है। इस मेले में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का डाटा रखा जाएगा। उनकी 2-2 सप्ताह में एक बार चेकिंग, उनका फिर सारा डेटा उनका लिया जाएगा। हमारे घर कैंप जाकर विजिट करेंगे लोग। और मेले में प्रतिदिन हम लोगों ने टेस्टिंग शुरू कर दी है और उस संख्या को भी हम काफ़ी तेज़ी से बढ़ाएंगे। कौशाम्बी जिला जेल में बनाई गई रोटी आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है। यहां पर खास विधि से रोटी बनाई जाती है। देखिए इस बारे में खास रिपोर्ट। कहा जाता है जेल की रोटी सबसे खराब होती है। आंदोलनों में भी नारा लगता है कि जेल की रोटी खाएंगे, लेकिन प्रदेश की एक ऐसी जेल है जहां कैदी ही नहीं बल्कि अधिकारी और कर्मचारी भी जेल की रोटी खाना चाहते हैं। कौशाम्बी जिले की यह जेल है, जहां जेल अधीक्षक भीमसेन मुकुंद कैदियों के लिए विशेष प्रकार की रोटी तैयार करवाते हैं और यही कारण है कि कैदी भी इसे बड़े चाव से खाते हैं। हमारे यहाँ जो रोटियां बनाने के लिए जो गेहूं आता है वो बहुत उच्च क्वालिटी का हम गेहूं लाते हैं, मंगाते हैं। इसको साफ सफाई के बाद यहीं आटा पीसा जाता है और ये जो रोटी आप देख रहे हैं जो भट्टी पर सेकी जा रही है, इस भट्टी को यहीं कारागार में बंदियों द्वारा ही बनाया गया है। इस पर जो जाली थी पहले, जो लोहे की जाली हुआ करती थी जिस पर रोटियां अक्सर करके जल जाती थी, काली हो जाती थी, उसको हटा दिया गया है और एक लोहे की बड़ी बड़ी जाली बना करके सरियाओं के माध्यम से उसके ऊपर रेड ब्रिक के ये टुकड़े रखे हुए हैं, जो कि नीचे से गैस की लौ आने पर हीट हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, उससे रोटी अच्छे से सिकती है। और ये दूसरी तरफ आप जो तवा देख रहे हैं, तवे पर नमक और पानी के घोल का एक लेप किया जाता है, जिससे इसके ऊपर आयोडीन की लेयर बन जाती है, जिससे एक तरीके से तवा हमारा आयोडाइज तवे की तरह काम करता है, जिससे इस पर रोटियां पकाई जाती हैं और जलती नहीं है, अच्छे से सिकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं सारी रोटियां अच्छे से फूल रही हैं और बन रही हैं। इन्हीं को बंदियों को वितरित किया जाता है, अच्छे से बनाया जाता है। इससे पहले भी जेल अधीक्षक ने काऊ कोट बना करके प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में स्थान बनाया था। अपने अभिनव प्रयोगों से वीएस मुकुंद जेल की श्रम शक्ति और सकारात्मकता को बनाए रखते हैं। आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, लखनऊ। और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लखनऊ के राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान में कोरोना वैक्सीन के चल रहे ड्राई रन का किया निरीक्षण। कहा भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप ही होगा वैक्सीन का वितरण।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र के नाम किया समर्पित। सरकार ने वन नेशन वन गैस ग्रिड की तरफ बढ़ाया कदम। टॉयकैथॉन 2021 मंगलवार को दिल्ली में हुआ लॉन्च। इस उद्योग से लोकल से ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न साकार करने में होगी महत्वपूर्ण भूमिका। और प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर ने बलिया में एक कार्यक्रम में घोषणा की कि सरकार जल्द ही पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित 27% आरक्षण को पिछड़ा, अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा 3 भागों में कर सकती है विभाजन। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।